आज की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच हर तरफ अनसर्टेनिटी फैली हुई है, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही स्टेबल और फ्यूचर रेडी है। ये कंट्री बहुत पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड बनता जा रहा है एक राइजिंग स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, स्पेशली अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। लेकिन क्या प्रोसेस है, किस तरह के क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के माइंड में, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने इनवाइट किया है इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को, 26 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, जिन्होंने हेल्प किया है 27,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उनके स्टडी अब्रॉड एस्पिरेशंस को पूरा करने में, मिस्टर मितेश मल्होत्रा। सो वेलकम टू द शो सर, वेलकम टू स्टडी अब्रॉड अनप्लग्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। न्यूजीलैंड, जैसे आपने बोला, people say it is a very small country, but I say it is not small, it is big on opportunity. It might be small with the size से थोड़ा छोटा है, but opportunity wise it is humongous. A lot of opportunities for Indian students, especially in today's, as you already quoted, today's geopolitics scenario where USA, Canada is acting a little weird. New Zealand can be the right choice for the student. 3 रीजन है उसके लिए, मेरे को ऐसा लगता है। एक तो इफ यू आर इनटू ग्रीन लिस्ट, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अगर उसमें आप हैं, आपकी कॉस्टिंग सस्ती है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज द पीसफुल कंट्री अक्रॉस यू कैन फाइंड। तो जब स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के लिए सोचें, स्पेशली फॉर 2026 इनटेक, तो कब जाना चाहिए उन्हें? अपनी ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए या +2 कंप्लीट करके जाना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन आई हैव बीन आंसरिंग फॉर आई थिंक लास्ट 26 इयर्स, यूजी और पीजी। एक समय था जब मैं भी कहता था सिर्फ पीजी के बाद ही बच्चा जाए, बट आज बच्चा इंडिया का बहुत अवेयर है, यूजी के बाद भी जा सकता है। बच्चे मतलब इट इज द टाइम व्हेन एवरीवन इज प्रोएक्टिव। एक टाइम था जब हम एक्टिव थे या रिएक्टिव थे, आज बच्चा बहुत प्रोएक्टिव है। तो मुझे लगता है यूजी के बाद भी अच्छी ऑप्शन है जाने की। आप जब 18 ईयर्स में जाते हैं, 3 साल की बैचलर्स देते हैं, और उसके बाद आप 5-6 साल के अंदर ही आप वहाँ पे पीआर लेके, मतलब 3 साल की बैचलर्स, 2 साल का पोस्ट स्टडी राइट लेने के बाद आप पीआर ले सकते हैं, आप वहाँ पे अपना करियर शुरू कर सकते हैं, एंड लिटरली आप मास्टर्स की एज में एक सेटल्ड सिटीजन बन सकते हैं वहाँ के। मास्टर्स के बाद जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। 1 या 2 साल के कोर्सेज हैं, उसके बाद वर्क परमिट भी अप टू 3 इयर्स है, फीस भी ठीक है, सस्ती है, कोई ज्यादा महंगी फीस नहीं है, और आप इजीली अपना करियर बना सकते हैं। तो यूजी एंड पीजी बोथ हैव इक्वल good opportunity, golden opportunities waiting for you to capture. और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और टेस्ट की। क्या बेसलाइन आप बताएंगे स्टूडेंट्स को कि क्या बेसलाइन होना चाहिए एकेडमिकली और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर? क्या रिक्वायरमेंट है अगर कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है फॉर स्टडीज? As they are stress free, they're keeping people from testing stress free. तो कोई बड़ा टेस्ट नहीं है, कोई SAT, GRE, GMAT नहीं देना आपको। You just need to appear for English proficiency testing. You can appear for PT, IELTS, Duolingo or anything, but I would recommend IELTS only. And if you are going after your class 12, आप 12 के बाद जाना चाह रहे हैं, तो 6 band each, 6 overall is good to go. If कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो 6.5 with 6 लेती है, PG के लिए भी 6.5 with 6 is good to go. So I would recommend you 6.5 with 6, but if you have 6 each, then also it is good to go. You can have good universities. But English, मैं हमेशा से अपने हर पॉडकास्ट में, हर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में कहता हूँ कि जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर, जब आप जॉब करने जाएंगे वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। एवरीवेयर यू विल ग्रो। इट इज जस्ट अबाउट इंग्लिश, सो इंग्लिश को अच्छे से कीजिए। तो सर, एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं जब वो कहीं पे भी जाना चाहें, किसी भी कंट्री, कोई भी यूनिवर्सिटी में। वैसे भी एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सो उसके बेसिस पे कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप उनको सजेस्ट करेंगे न्यूजीलैंड में? हर कंट्री एक लिस्ट निकालती है। कोई उसको कहता है SOL, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, कोई उसको कहता है शॉर्टेज लिस्ट, कोई उसको कहते हैं ग्रीन लिस्ट। इन न्यूजीलैंड इट इज कॉल्ड ग्रीन लिस्ट। बच्चे जो भी जाना चाहते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, ग्रीन लिस्ट लिखें, ग्रीन लिस्ट फॉर द न्यूजीलैंड, यू विल गेट अ लिस्ट। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? इसमें कोर्सेज हैं साइबर के, इसमें कोर्सेज हैं AI के, इसमें कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के, इसमें कोर्सेज हैं एग्री टेक के, इसमें कोर्सेज हैं हेल्थ के। ये सारे कोर्सेज अगर आप करते हैं तो यू वेरी मच वेलकम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस का बच्चा जा नहीं सकता, बट अगर आप बिजनेस को वेलकम नहीं करना चाह रहे तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये कोर्सेज वाले बच्चे जाएं। अगर आप इन्हीं कोर्सेज में जाते हैं
तो वहां पर आपका फ्यूचर राउट बहुत ईजी है। मतलब मेरा कहने का होता है, हमेशा से जो मैं बात कहता हूं कि इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज कम नहीं है। बाहर जाके पढ़ने का फायदा तब है जब आप वहां पर उसका एक्सपोजर लें, वहां पर काम करें, जॉब करें, और जब आप 3 साल की डिग्री लेने के बाद 2-3 साल का वर्क परमिट लेंगे और फिर आपके पास इस इंडस्ट्री का वर्क परमिट है जिसमें कि आप जो ग्रीन लिस्ट में है, तो आपके पीआर के चांसेस भी बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपकी सेटलमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स ओनली जो हर कंट्री में ग्रो कर रही हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन कोर्सेज के लिए जरूर अप्लाई करें। सो इनमें से कोई कोर्स सिलेक्ट करने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करने हैं, जिससे उनकी जो एप्लीकेशन है वो स्टैंड आउट करे? See, एक तो रेगुलर एकेडमिक डॉक्यूमेंट तो हर ऑफर लेटर के लिए चाहिए। You need to tell them what you are. So your brand will be told by your branding. And how will you brand yourself there? Your SOP and LOR will brand yourself. So आप अच्छे से SOP लिखवाएंगे, LOR अच्छा होगा। SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, LOR मतलब लेटर ऑफ रेफरेंस। ये दोनों बढ़िया होंगे, वो आपके बारे में बताएंगे, तो आपका ब्रांड शाइन एंड स्टैंड आउट करेगा। ये आपको हेल्प करेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेने के लिए। अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो वो आपको इन दोनों चीजों में हेल्प करेगा और आपको लेके देगा। और हर कंट्री की जो एक वीज़ा प्रोसेस जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। न्यूजीलैंड के केस में क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? न्यूजीलैंड बहुत ही बढ़िया कंट्री है वीजा प्रोसेस को लेके भी। आपके ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद आपने अपनी फाइल लगा देनी है बिना फीस पे किए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूजीलैंड एजुकेशन सिस्टम। यू डोंट हैव टू पे इट, यू जस्ट हैव टू टेल देम दैट वी कैन पे फॉर इट। सो आप 6 मंथ पुराने अपने अकाउंट में फंड दिखाते हैं, जिसमें 2 तरीके के फंड होते हैं। एक होता है FTS के लिए, यानी कि आपके एक सेल का रहना, खाना, पीना, लॉजिंग, बोर्डिंग, फूडिंग का खर्चा, विच इज $20,000, आप वो दिखाते हैं। प्लस आप दिखाते हैं कि 1 साल की फीस विच इज $15,000 टू लेके $20,000 अ ईयर, तो ऑलमोस्ट $40,000 अपने अकाउंट में दिखाते हैं, विच हैज टू बी 6 मंथ ओल्ड टू बी प्रूवन अ जेन्युइन फंड्स। उसके साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि आप सेकंड ईयर की फीस भी दे सकते हैं। एंड ये सब जब दिखाते हैं तो आपको आता है अप्रूवल इन प्रिंसिपल, AIP, विच मीन्स इन प्रिंसिपली योर वीजा इज अप्रूव्ड। वो आपको बोलते हैं आप ये फीस या तो FTS अकाउंट में डालिए, यानी कि वो आपको एक ANZ ग्रिडलेस का अकाउंट देंगे, उसमें आप फीस डालकर उनको दिखाइए हमने डाल दिया। या कई बार वो कहते हैं इसको डालने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फीस पे कीजिए और आपका वीजा ग्रांट होता है। जब ये कह देते हैं उसके बाद आपका पासपोर्ट जाता है, पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है और आपका वीजा आपको मिल जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। बहुत छोटे में बताया, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट this is what it is. But only an expert can shorten the process in few words। और आपने बड़ी अच्छी तरह से टेक्निकल टर्म्स यूज करके उसको कितना सिंप्लीफाई करके बताया। Right, and then this process takes at least 6 months. So I would recommend, अगर आपने 2026 जाना चाहते हो तो it is September now when we are recording, end of the September। आप प्लीज आज से ही शुरू कर दीजिए because intakes are coming nearby. So you mean कि early apply करना better रहेगा for 2026? It is not early, I believe. The first intake is February, March. Second is September, October. So it is not early. If you start now, then only you will be able to get in there, because Savior की स्पेशलिटी है आपको स्कॉलरशिप दिलाना। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो फिर इसका मतलब आप कहीं और गए हो। तो अगर आप सेवियर के पास है, मितेश मल्होत्रा से कंसल्टिंग ले रहे हो, तो मेरी कोशिश होगी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिलाऊं। उसके लिए एक ही चीज मेरे को आपसे चाहिए, आपका समय। आप सही समय पे आएंगे तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप दिला पाऊंगा। तो सर अब बात करते हैं वर्क ड्यूरिंग स्टडीज एंड वर्क आफ्टर स्टडीज। क्या ड्यूरिंग देयर एजुकेशन स्टूडेंट्स को कितने आवर्स अलाउड होते हैं टू वर्क देयर? If you talk about today's time when we are recording this, end of September, it is 20 hours per week. बट जब ये बच्चा जो आज मेरा वीडियो देख रहा है वो चाहेगा तो बहुत लकी है, क्योंकि उसको 5 आवर्स ज्यादा मिले, 25 आवर्स मिलने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम 5th November। इट मीन्स यू विल अर्न मोर मनी। इट मीन्स for second year fees you do not have to be dependent on your parents. You can actually collect your fees for the second year also, or probably you can use it for your living, lodging, boarding, food, or whatever you want to use it, but you can earn a handsome amount of money। 25 hours का वर्क मिल जाता है आपको। And what after completion of studies? If you're going into bachelor's degree or master's degree, वो आपको 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क राइट देते हैं। सबसे अमेजिंग है 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क राइट। मानिए आपने किसी ग्रीन लिस्ट वाले कोर्स में एडमिशन लिया, 3 साल तक का आपको वर्क राइट मिल गया, यानी कि आपका पासपोर्ट आपके और नजदीक आ गया। इंडिया का नहीं, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट। तो आप बहुत जल्दी वहां पे सिटीजनशिप ले सकते हैं। गोल्डन चांस है न्यूजीलैंड में जाने का 2026। That's wonderful। तो सर आप तो इसमें इतने एक्सपर्ट हैं, 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको इंटरनेशनल एजुकेशन में, तो क्या आप सजेशन दोगे हमारे व्यूअर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि उनका वीज़ा रिजेक्शन ना आए?
अगर आप वीजा रिजेक्शन नहीं लेके आना चाहते तो कम से कम 6 से 9 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा गुरु मंत्र क्या है, आप अपने अकाउंट में कम से कम नहीं तो $40,000 के इक्विवेलेंट का पैसा 6 महीने पुराना रख लीजिए। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेंट बढ़िया से बढ़िया चुनिए। आप उस यूनिवर्सिटी में पहले कभी नहीं गए, प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स नहीं गए, वो जो कंसल्टेंट है वो ये ना हो कि उसने सब कुछ इंटरनेट पे देखा और आपको ज्ञान दे रहा है, या वो ये भी ना हो कि उसने कभी 1-2 बच्चे भेजे और उसको इतना ही ज्ञान है। आप देखें, बहुत सारे क्वालिफाइड, बहुत सारे एक्सपीरियंस कंसल्टेंट अक्रॉस मिलते हैं। आप किसी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए। 6 से 9 महीने का समय, $40,000, 6 से 9 महीने का समय, अ वंडरफुल कंसल्टेंट। दिस इज अ short pathway to get your New Zealand visa in 2026. तो आई थिंक ये 3 स्टेप्स फॉलो करके न्यूजीलैंड का वीज़ा तो हमारे स्टूडेंट्स को मिल ही जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर वो एक एक्सपर्ट को अप्रोच करते हैं, जैसे कि सर के पास 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आप इन्हें अप्रोच करते हैं, सो ये आपकी न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा जर्नी को बहुत ही स्मूदन आउट कर देंगे, बहुत आसान बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है मुझे तो पूरी क्लैरिटी हो गई न्यूजीलैंड को लेके, और इसी तरह के और सभी कंट्रीज को हम कवर करना चाहेंगे। सभी पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने हर एपिसोड में आंसर किए हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर कंट्रीज एज वेल। If I have to address parents, I'll address just in one line. अगर आप चाहते हो आपका बच्चा करियर बनाए, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा सिक्योर हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सेफ रहे, तो न्यूजीलैंड से बढ़िया जगह कोई नहीं है। 2026 आपका बच्चा जाएगा एंड 5 साल 2031 तक he will be earning a good money, he'll be sending you back a good money, and you will be a satisfied parent all around. With this, I would like to end my show. Thank you. So I think एक safe environment or secure future, that's what all the parents and students need. Thank you very much for being here for the show and answering all our questions, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much.